So hello everyone, once again welcome back to my channel. In this video I will be discussing 8 IDP's updated rules basically for IELTS writing task to either your academic or general training, whether you're applying for pen paper or CD based exam. These 8 updated IDP rules will help you to score your desired bands basically in writing module as of now. So without wasting time, let's get started, and side by side I will be sharing some IDP's screenshots as well. Basically general training वालों का target होता है 8,777 एंड राइटिंग में 6.5 या 6 पर आप कहीं ना कहीं स्टक होके रह जाते हो. सो नॉट ओनली दिस, इसके बीच में आपको मैं कुछ ऐसी पिटफॉल्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप लोगों के 6.5 बैंड ही स्टक होके रह जाते हैं. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो स्टेप नंबर 1 फॉर 8 बैंड इज आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन. जो आपसे पूछा गया हो उसके आपने रेलेवेंट ही आंसर देना है. अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि गवर्नमेंट को फंडिंग आर्ट्स पे करनी चाहिए या अदर सेक्टर्स के ऊपर करनी चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, फंडिंग की बात हो रही है, आर्ट्स या अदर सेक्टर्स की बात हो रही है. तो जो भी आप आंसर लिखो दैट शुड बी कंप्लीटली रेलेवेंट. एंड इसके लिए आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है. एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लानिंग से टाइम वेस्ट नहीं होता है, प्लानिंग से आपका माइंड और क्लियर हो जाता है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो पेन पेपर बेस में आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पेन में आपके पास कटिंग करने का या इरेज करने का ऑप्शन नहीं होता. सीडी बेस एग्जाम देते हो तो यू कैन डिलीट योर words and you can rewrite your line or your new words, but in case of pen paper exam आपके पास erase करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा. तो पहले ही प्लानिंग करके लेटर को या अपने राइटिंग टास्क 1 को या राइटिंग टास्क 2 को पहले ही प्लान आउट करके ही चलना है आपने. एंड बहुत इजी मैं आपको 8 स्टेप्स बताने वाली हूँ कि ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको मिनिमम 7 तक तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे. बहुत ही सिंपल सी बात थी कि जो आंसर है वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए. सेकंड बहुत सिंपल सी बात जो आईडीपी बोलता है, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. मतलब जो आपसे पूछा गया है आपने हर एक पार्ट का आंसर देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आपने अगर इंट्रो लिख ही रहे हो तो आपने खुद ब खुद ये एज्यूम नहीं करना है कि योर साइड, योर आंसर, योर पोजीशन इज क्लियर टू द एग्जामिनर. आपने लिखना है फर्स्ट पर्सन को यूज करके कि आई पार्टली अग्री, I fully agree, I strongly agree. This is called the clarity of your ideas, and IDP examiners look for the clarity, always clarity of your ideas is very important अगर आप राइटिंग टास्क 2 की बात करो तो. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन सेज डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो आपने प्रॉपरली मेंशन करना है कि देयर आर फार मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस. अगेन इसको बोलते हैं कि आंसरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. एंड अगर आप बोल रहे हो कि पार्टली अग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे बॉडी पैराग्राफ्स. BP1 अग्री का बनेगा, BP2 डिसअग्री का बनेगा. यहाँ पे एक टिप दे रही हूं, अगर आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है डू यू अग्री और डिसअग्री या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसको लेके, तो सिंपली दोनों चाहे क्वेश्चंस आ जाएं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज क्या करना है, आई पार्टली अग्री, दैट इज इट. इसके बाहर आपने जाना ही नहीं है. चाहे जो मर्जी आपका टारगेट स्कोर है, इससे बाहर आपने नहीं जाना. इसका मतलब ये हुआ कि BP1 अग्री का जाएगा, BP2 आपका डिसअग्री का जाएगा. इससे काफी आइडियाज की क्लैरिटी भी हो जाएगी एंड आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा एंड आपका इजी हो जाएगा. राइट ये इसको बोलते हैं कि आंसरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. इसके बाद स्टेप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द आईडीपी इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर एसे लॉजिकली with clear progression using linking phrases. तो linking phrases को यूज करके आपने अपने ऐसे को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना होता है. अब लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन इटसेल्फ भी जो है लॉजिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. इंट्रो में यू हैव टू स्टार्ट विद जनरल बैकग्राउंड स्टेटमेंट, शॉर्ट, प्रिसाइज, रिलेटेड टू द क्वेश्चन, रीफ्रेज द क्वेश्चन, स्टेट योर पोजीशन एंड आउटलाइन योर ऐसे कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हो. ओनली 4 लाइन्स इन द इंट्रोडक्शन. एंड लेकिन अगर आपसे ओपिनियन पूछा गया है इन द क्वेश्चन तो यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो. आपका ओपिनियन क्या है, दैट मैटर्स अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो. ओके तो ये हो गया. एंड इसके बाद एक टिप बता रही हूं कि आपने बहुत
अच्छे अच्छे रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन ज्यादा उनको आपने ओवर यूज नहीं करना। बेसिक लिंकर की बजाय आप एडवर्बियल फ्रेजेस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो ना फर्स्टली, इसकी बजाय आप लिख सकते हो द फर्स्ट रीजन फॉर डैश डैश डैश, द प्राइमरी रीजन फॉर डैश डैश डैश, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन advantages of this scenario could be dash dash dash। इसको बोलते हैं लॉन्ग एडवर्बियल फ्रेजेस। एक वर्ड का फ्रेज की बजाय सेंटेंस फॉर्म का फ्रेज यूज करोगे, उससे एक्सटेंड भी हो जाएगा और इंप्रेसिव भी लगेगा, राइट। एंड इसमें एक और आपको टिप दे रही हूं, जब भी आप फ्रेजेस को, ये लिंकिंग वर्ड्स को ऐड करो, डोंट ट्राई टू ऐड दीज फ्रेजेस, ओवर यूज मत करो, हर एक लाइन के स्टार्टिंग में यूज मत करो, कहीं जगह पे सेंटर में यूज कर सकते हो। इंडिविजुअल्स मोर ओवर हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअल के बाद मैंने लगाया मोर ओवर, मतलब मैंने जो फ्रेज है वो सेंटर में लगा दिया। हर बार स्टार्टिंग में लगाने की बजाय यूज दी फ्रेजेस विद दी वेरिएशंस। ये सारी 8 बैंड के आपको मैं टिप्स बता रही हूँ, ओके। तो स्टेप नंबर 4, आईडीपी क्या बोलता है, ऑर्गेनाइज योर एसेज इनटू पैराग्राफ्स, मतलब जो आपका पैराग्राफ है वो भी लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। यहां पे आती है सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली कमी। आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स इन दी पैराग्राफ्स, इन दी बॉडी पैराग्राफ्स बेसिकली। अब आप लोग करते क्या हो कि बॉडी पैराग्राफ्स में जो आपके मन में आता है, जितना आपके मन में आता है, आप लोग लिख देते हो विदाउट एनी क्लियर स्ट्रक्चर, विदाउट एनी फ्रेमवर्क, विदाउट एनी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेयर आप ज्यादा लोग जो है उनके बैंक्स कम हो जाते हैं। आईडीपी ने आपको सिंपल सा रूल देकर रखा गया है, पील मेथड। तो आईडीपी क्या बोलता है कि वन सिंगल आइडिया इन वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में आपका एक सिंगल आइडिया ही होना चाहिए। डोंट ऐड मोर देन वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। दैट मीन्स आपने इसको करना कैसे है, ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन आइडिया। जब भी बॉडी पैराग्राफ को आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट विद द मेन आइडिया, देन एक्सप्लेन इट कि आपने वो पॉइंट को क्यों चूज किया, प्लस उसका रिजल्ट क्या होगा। एक्सप्लेन का मतलब ये 2 चीजें इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, आपने वो पॉइंट को चूज क्यों किया एंड उसका रिजल्ट क्या होगा। एंड थर्ड लाइन में आपने डालनी है एग्जाम्पल, रियल लाइफ कुछ भी एग्जाम्पल, कभी भी सर्वे वाली एग्जाम्पल मत डालना या ऐसे एग्जाम्पल्स मत डालना जो आपके क्रैम कर रही हो। एंड लास्टली यू हैव टू लिंक बैक टू द मेन आइडिया, कि आपने इस करके बोला था, मेन आइडिया जो भी है आपका। दिस इज कॉल्ड द आईडीपीज पील मेथड, PEEL, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड लिंक। दैट मीन्स सिर्फ 4 लाइंस आती हैं आपकी इन बॉडी पैराग्राफ्स। अगर आप 4 लाइंस अच्छे तरीके से लिख लोगे, यूजिंग गुड रेंज ऑफ लैंग्वेज, वोकैबुलरी, कोलोकेशंस एंड एडिंग ओनली वन सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक अलग सा स्ट्रक्चर अगर आप इसमें ऐड कर देते हो, तो आपका एक बीपी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फोकस ऑन राइटिंग गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फोकस ऑन यूजिंग रेंज ऑफ वोकैबुलरी, फोकस ऑन यूजिंग good range of lexical resources and collocations instead of writing long and simple and disorganized paragraphs। ये सबसे बड़ी आपके लिए आज टिप थी। तो सेम चीज चलेगी बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए। एंड अगर आपके माइंड में आता है कि बॉडी पैराग्राफ 3 का क्या, तो अगर आपके पास क्वेश्चन होता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, अगर इन केस आपके पास है एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तब भी आपका BP3 बनेगा फॉर ओपिनियन, अदरवाइज नहीं बनेगा। एंड फॉर 8 बैंड ओपिनियन का पैराग्राफ बनाना, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड आपको इसको करना जरूरी है। ओपिनियन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ यू वांट मी टू डिस्कस एनी टाइप ऑफ ऐसे इन डिटेल फॉर 8 बैंड सैंपल आंसर, जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल कम अप विद अ कंप्लीट 8 बैंड सैंपल, या कंपेयर करके बताऊंगी आपको 6 वर्सेस 8 बैंड सैंपल में डिफरेंस क्या होता है। सो डू कमेंट इफ यू नीड द सैंपल आंसर के फुल वीडियो। एंड किस टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर भी आपको चाहिए, आप अपनी अपनी सजेशंस को इन द कमेंट सेक्शन आप बता सकते हो। सो स्टेप नंबर 5 जो आईडीपी बोलता है, यूज लेस कॉमन वोकैबुलरी एंड स्पेल इट करेक्टली। तो आपने अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, बजाय कि आप सिंपल लैंग्वेज यूज करो। थोड़ी सी, अगर आप गुड वर्ड लिखते हो तो गुड की बजाय आप एफर्टलेस लिख सकते हो, इजी लिखते हो इजी की बजाय कन्वीनियंट लिख सकते हो, एफर्टलेस लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप मेन प्रॉब्लम्स लिखते हो तो सिग्निफिकेंट इश्यूज लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंसेस लिख सकते हो। इसको बोलते हैं यूजिंग लेस कॉमन वर्ड्स। बट इसकी 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, सेकंड कंडीशन इसकी आप इसको कंटेक्स्ट में, राइट कंटेक्स्ट में इसको आप यूज करो।
मतलब ये नहीं होता कि अगर एक वर्ड है पैरामाउंट, मैं आपको एग्जांपल भी शो करूंगी, पैरामाउंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैरामाउंट वर्ड को आप हर जगह पे जहां पे आपने इंपॉर्टेंट लिखना है उसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्सचुअल मीनिंग कि इस लाइन का मीनिंग क्या बन रहा है, क्या इसमें पैरामाउंट वर्ड फिट हो रहा है या क्रूशियल फिट हो रहा है या इंपॉर्टेंट फिट हो रहा है। ये चीज को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है यूसेज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। अच्छी अच्छी लैंग्वेज डालो, इसके बाद कोलोकेशंस डालो। जैसे मैंने बताया मेजर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ये सारी हेल्थ एलिमेंट्स, मतलब टू वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशंस। जितनी कोलोकेशंस ऐड करोगे उतना ज्यादा आपका और इंप्रेसिव बनता है। सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंसेस, दो लाइन दो वर्ड्स आ गए, इसको बोलते हैं कोलोकेशंस, राइट। एजुकेशन लिखना है तो ओवरऑल एजुकेशन, ग्रोथ लिखनी है तो प्रोफेशनल ग्रोथ, एकेडमिक इंपॉर्टेंस, तो दो वर्ड्स जोड़ के लिखो। मतलब अगर आप एक वर्ड लिख रहे हो इसके साथ ना आप उसकी एडवर्ब अगर ऐड कर देते हो, एडजेक्टिव अगर ऐड कर देते हो, तो उसके साथ आपकी कोलोकेशन बन जाती है विच लुक्स मोर इंप्रेसिव, जो आईडीपी देखेगा लिखने के लिए। एंड इसके बाद नेवर यूज ओल्ड फैशन्ड एंड वेरी कॉमन वर्ड्स। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो मासेस लिख देते हैं अगर पीपल की जगह पर रिप्लेस करना है रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। डेनिजन्स, मायोपिक व्यू, ये चीजें आईडीपी ने बोला है, साइड पे स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा। ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब डाउन आपके स्कोर को कर देंगे। ये डोंट्स में आ जाता है कि ये चीजें आपने ऐड नहीं करनी है, आपने इडियम्स ऐड नहीं करने हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस ऐड नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्शंस होता है अगर आप लिखते हो डज नॉट, तो डज नॉट का डजंट नहीं करना है, कैन नॉट का कांट नहीं करना है, आपने कंप्लीट लिखना है। शॉर्ट फॉर्म्स इसमें ऐड नहीं करनी, कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली मींस शॉर्ट फॉर्म्स आपने ऐड नहीं करनी है। एंड उसके बाद ये आपकी सेकेंड मेन कॉमन प्रॉब्लम कहां आती है, वोकैबुलरी अगर आपको आती है तो उसको आप यूज गलत कर देते हो, जो आपने अवॉइड करना है। इसकी बजाय सिंपल लिख लो, बस गलत नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 जो आप लोग करते हो कि इडियोमैटिक लैंग्वेज को ऐड करना, वो आपने ऐड नहीं करना है। वोकैबुलरी जो आपने ऐड करनी है दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। ये आपकी अलग नेक्स्ट मिस्टेक्स थी। अब आपके सामने वोकैबुलरी की कुछ आईडीपी ने एग्जांपल्स दे रखी है कि जो बैड वोकैबुलरी नाउअडेज इज वेरी बैड, इन रीसेंट टाइम्स कर सकते हो, इन रीसेंट ईयर्स लिख सकते हो। कंट्रोवर्शियल इशू इज बैड अकॉर्डिंग टू द आईडीपी, मतलब इतने हैवी वर्ड्स मत लिखो कि जो किसी को पता ही ना हो, इसकी जगह पे मेजर इशू लिख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स इज वेरी बैड वर्ड, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हो। आपके सामने ये आईडीपी की एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख सकते हो। इसके बाद स्टेप नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। आपके पास बेसिकली 4 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन। तो कोशिश आप ये करो कि एटलीस्ट हर एक पैराग्राफ में एटलीस्ट एक सेंटेंस ऐसा डालो जो थोड़ा सा अलग हो, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। फॉर एग्जांपल इंट्रो में आप वेदर का यूज कर सकते हो, वाइल का यूज कर सकते हो, कंपैरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हो। BP1 में आप इफ वाले सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर सकते हो, रादर देन का कर सकते हो, डिस्पाइट का यूज कर सकते हो। सिमिलरली BP3 में भी आप पैसिव सेंटेंस का यूज कर सकते हो। BP4 दैट इज कंक्लूजन, उसमें आप ऑल्दो का यूज कर सकते हो। ट्राई करो कि एक पैराग्राफ में एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जरूर आप ऐड करो, ताकि इससे आपके बैंड बूस्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपके सामने दे के भी रखा हुआ है एग्जांपल्स जो आईडीपी ने दे रखी है। जीरेंट का यूज कर सकते हो, पैसिव का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज कर सकते हो, कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस आपके बैंड को और बूस्ट कर देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब एक बार जब आप लिख लेते हो अपने ऐसे को, खुद रिव्यू जरूर करो, खुद की मिस्टेक्स निकालने की कोशिश जरूर करो, ताकि आपका जो पॉइंट अगर 6.5 का लिखा आपने, खुद अगर आप 5-6 मिस्टेक्स निकालोगे तो आपके 6.5 से 7 तक बैंड जरूर बूस्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है क्वेश्चन की, प्लानिंग करनी है आपने अपने ऐसे की। बस एक चीज का ध्यान रखो, फॉर्मेट को फॉलो करो जो आईडीपी ने दे रखा है आपको, एंड अच्छी सी लैंग्वेज, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस, इसको ऐड जरूर करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक पैराग्राफ में जरूर आप ऐड करो। एंड लास्ट इज रिव्यू,
खुद की गलतियां निकालने की कोशिश करो. So this is all about today's video. If you need a sample answer for 8 band, do comment me in the comment section below. And अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ information मिली हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel for more daily IELTS videos on this channel. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.